Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 6 of Sampling Design and Analysis, MTH 494. Well, I think हमारा कोर्स है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और हम बहुत ही बेसिक चीज़ों से निकल के we are trying to hit our area. तो although we are going very slowly, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें समझ आ जाएं, तो फिर चीज़ें आगे इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये कोर्स इसके दो एस्पेक्ट्स हैं कि इसको दो तरीक़ों से पढ़ाया जा सकता है। एक एस्पेक्ट उसका ये है कि इसको प्योरली थ्योरेटिकल कर दिया जाए, लाइक प्योरली थ्योरम बेस्ड, हम इसके थ्योरम सॉल्व कर रहे हों, या इसको हम अप्लाइड लेवल पे ले जाएं। तो इसमें मेरी कोशिश जो है वो ज़्यादा यही है कि हम इसको अप्लाइड लेवल पे रखें। आल्दो हम इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे, जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी किसी थ्योरम को प्रूव करने की, ऑब्वियसली वी विल प्रूव दैट, बट अगर नहीं है तो फिर हम इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाइड रखें, राइट। सो हेयर कम्स आवर लेक्चर नंबर 6 टुडे। तो सो फार व्हाट वी हैव डन, अभी तक हम क्या कर चुके हैं अभी तक, क्योंकि आज का जो सेशन है एज पर आवर कमिटमेंट, मैंने वैसे लेक्चर नंबर 5 की कमिटमेंट की थी बट वो नहीं हो सका, तो अब हम लेक्चर नंबर 6 पे इंशाल्लाह आज हम शायद अगर देखा जाए तो पूरे कोर्स का तो नहीं, अराउंड को 75% ऑफ आवर कोर्स जो है वो सैम्पलिंग टेक्निक्स के ऊपर है। सो हम सैम्पलिंग टेक्निक पे बात करेंगे, लेकिन उस सैम्पलिंग टेक्निक पे बात करने से पहले ये बहुत ज़रूरी था कि हमें ये पता हो कि बेसिक स्टैटिस्टिक क्या होती है, हमें ये पता हो कि स्टैटिस्टिक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमें ये पता हो पॉपुलेशन क्या होती है, सैम्पल क्या होता है, और हम ये सारे के सारे प्रोसीजर क्यों कर रहे हैं। हमें ये भी आइडिया होना चाहिए था कि जब हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस की बात करते हैं उसका क्या मतलब है। सो हमने इस बात को डिस्कस किया कि जब भी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस की बात कर रहे होते हैं तो वी मीन्स दैट कि वी हैव टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर्स। व्हाट इज पॉपुलेशन पैरामीटर? एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज अ पॉपुलेशन पैरामीटर। We have to estimate population parameter using sample statistics. So what is sample statistic? Any characteristic of the sample is known as a sample statistic. So हमने इसको देखा, फिर हमने साथ इस बात को भी हमने एनालाइज किया कि हमारा जो सारे का सारा जो कोर बैकबोन है हमारे पूरी स्टैटिस्टिक्स की इवन, और चूंकि स्टैटिस्टिक इज हाईली एप्लीकेबल इन सोशल साइंसेज, इन ऑल फील्ड्स ऑफ सोशल साइंसेज, यानी जहाँ भी डेटा इन्वॉल्व होगा वहाँ स्टैटिस्टिक पिक्चर में आ जाएगी। जब स्टैटिस्टिक पिक्चर में आएगी तो वहाँ पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी पिक्चर में आ जाएगा। सो हमने देखा कि ज़्यादा एम्फेसिस या कोर एम्फेसिस बैकबोन जो है वो उसकी सैम्पलिंग है, सैम्पल और सैम्पलिंग है। सो हमने अभी तक जो हमारी डिस्कशन रही वो हमारी सैम्पल के ऊपर रही कि हाउ कैन वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ सैम्पल, एंड कैसे हम नॉन सैम्पलिंग एरर और सैम्पलिंग एरर्स को देख सकते हैं, डेटा कलेक्शन कैसे होती है, डेटा कैसे होता है, फिर हमारे पास बाइसेस कौन कौन से हो सकते हैं। हमने बड़ी सिंपल डेफिनेशन ऑफ बाइस पढ़ी, क्योंकि असल में ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है या इतनी ही शॉर्ट एंड प्रिसाइज नहीं है। एक्चुअली ये बात मैं बड़ी एक्सप्लिसिटली बताना चाह रहा हूँ ताकि कल कोई बंदा इस बात पे क्लेम ना करे कि जी ये जो उन्होंने चीज़ पढ़ाई है वो उन्होंने पूरी जो इसकी रियल सेंस थी उसमें नहीं पढ़ाई। तो इशू ये है कि हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक का कोर्स नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो चीज़ें हमारे पास आगे यूज़ होंगी हम सिर्फ उन्हीं को हल्का सा एक टच दे दें, ठीक है। अभी आज वाले लेक्चर में भी एक टॉपिक या मे बी अगले लेक्चर में एक टॉपिक आएगा जिसके ऊपर एक बहुत हैवी और हेल्दी किस्म की डिस्कशन होनी चाहिए थी, बट वो नहीं हो पा सकती बिकॉज उसके लिए हमें फुल फ्लैज दो या तीन लेक्चर्स चाहिए। लेकिन स्टिल हम कोशिश करेंगे कि वो कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कर दिया जाए, राइट। सो आज का जो सेशन है वो हमारे पास ऐसा प्योरली बेस करेगा सैम्पलिंग टेक्निक्स के ऊपर। सैंपल के ऊपर बात हो चुकी कि हम कैसे सैंपल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमने किन चीज़ों को फॉलो करना है, हमने किन चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि हम सैंपल की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। उसमें नॉन सैम्पलिंग एरर्स भी आएंगे, सैम्पलिंग एरर्स भी आएंगे। तो अभी तक हमें सैम्पलिंग टेक्निक का नहीं पता था, लेकिन स्टिल वी डिस्कस सैम्पलिंग एरर्स, राइट, नॉन सैम्पलिंग एरर्स। तो बेसिकली जब हम सैम्पलिंग एरर्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हमने ये भी कहा था सैम्पलिंग डिज़ाइन का भी कोई इशू होता है। अगर हमने इनअप्रोप्रिएट, इनएक्यूरेट सैम्पलिंग डिज़ाइन, सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ कर ली तो वो भी हमारे लिए एक हम कहते हैं बायस का इशू हो सकता है, हमारे पास वहाँ पे एरर आ सकते हैं अल्टीमेटली। सो हमें बहुत केयरफुली, बहुत प्लान्ड होके अपनी सैम्पलिंग टेक्निक की सिलेक्शन करनी होती है। सो आज का जो सेशन है लेक्चर नंबर 6 जो है, इसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इन जनरल जितनी भी पॉसिबल सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं उनके ऊपर बात करें। मे बी इसमें कुछ स्लाइड्स आपको ऐसी भी मिलेंगी जो शायद रिपीट हो रही हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं,
लेकिन जस्ट टू मेक रेलेवेंस एंड जस्ट टू मेक कोरिलेशन बिटवीन, या जिसकी अच्छी टर्म ये सिंक्रोनाइजेशन अगर हम करना चाहें, चीज़ों को लिंक रखें ताकि बार बार वो जब हमारे सामने गुजरेंगी, बार बार हम उन स्लाइड्स को देखेंगे तो वी कैन better understand the stuff, right? We know this. So what is important statistical terms? Again and again, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बात बोली थी कि हम इसको बार बार डिस्कस करेंगे ताकि हमारे जहनों में ये कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह बैठ जाएं। फिर हम जब इन चीज़ों को आगे जाकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें वो सारे प्रॉब्लम्स भी समझ आएंगे, हम इनके सोल्यूशंस भी समझ आएंगे, हम इनके इंटरप्रिटेशंस भी समझ आएंगे। So first of all, what is population? Our old friend, that is a set which includes all measurements of interest to the researcher. The collection of all measurements or counts that are of interest. जिस चीज़ में आप interested हैं, अगर उनकी सारी जो possible हमारे पास ऐसा है objects, subjects हो सकते हैं, that is known as a population. So aggregate of facts of all the elements, all the measurements of interest is known as a population. It is assumed that कि population जो है वो या तो technically or logically we cannot handle the population. But at the same time, we have to answer the questions about population. So what is a sample? So for that purpose, that we can't handle that, but still we have to do. So for that purpose, we have to pick up a sample which is a subset of the population, but representative one. So हम यहाँ पे explicitly ये बात ऐसा mention कर देते हैं but representative one, right? Now the first question, why sampling? हम sampling करते क्यों हैं? एक बात हमें बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि चूंकि हम population को handle नहीं कर सकते due to any reason, either that reason is technical reason or the logical reason. जब हम logical reason की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ठीक है, हम ये बात एज्यूम तो कर सकते हैं कि पॉपुलेशन को स्टडी करो, लेकिन वो लॉजिकली पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी की जब एवेल्युएशन की बात आएगी तो फिर ऑब्वियसली हम कहते हैं कि सपोज इफ देयर आर 50,000 टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज़ तो 50,000 टीचर्स को एवेल्युएट करना हम कहते हैं टेक्निकली तो पॉसिबल है, लेकिन वो लॉजिकली इम्पॉसिबल है। सो ये जो इम्पॉसिबल और पॉसिबल की जो आपस में गेम है, इसके अंदर हमने कहा कि वी हैव टू डू सैम्पलिंग, लेकिन फर्स्ट वी शुड कन्विंस अवर माइंड कि हमें सैम्पलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट लार्ज पॉपुलेशन, सबसे पहली बात कि हम लार्ज पॉपुलेशंस के ऊपर इंफॉर्मेशन लेने के लिए वी डू सैम्पलिंग। सेकेंडली, कॉस्ट इस पे कम आती है, सीधी सी बात है। अगर आपने से 1 लाख लोगों पे या 1 लाख ऑब्जेक्ट्स पे 1 लाख आप अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई एनालिसिस करना है, उसके ऊपर कॉस्ट क्या आएगी, और अगर आपने उसका 5% ले लिया, 5,000 आपने ले लिया, तो 5,000 को वैल्यूएट करने पे कम कॉस्ट आएगी, कम फील्ड टाइम लगेगा। वेयरएज अगर आप 1 लाख को ऑब्जर्व करोगे तो आपकी कॉस्ट भी हाई आएगी और आपका टाइम भी लगेगा। कॉस्ट बेसिकली कौन सी कॉस्ट आएगी, उसमें आपका ज़्यादा HR इन्वॉल्व होगा, ज़्यादा आपके पास हम कहते हैं स्किल्ड लोग इन्वॉल्व होंगे, उनकी ट्रेनिंग इन्वॉल्व होगी, ज़्यादा जहाँ आपकी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होगी, तो वो सारी चीज़ें आपका कॉस्ट और टाइम जो है वो इंक्रीज करती हैं। मोर एक्यूरेसी, वेल दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि यार ये कैसे कहा जा सकता है कि अगर आप पूरी पॉपुलेशन के बजाय उसके एक छोटे से चंक को, जैसा कि यहाँ पे बात हो रही है कि इफ दिस होल, अगर ये मेरे पास एक पूरी पॉपुलेशन है, अगर मैं कहता हूँ दिस इज अ पॉपुलेशन एंड दिस इज अ सैंपल, अगर मैं इस सैंपल को स्टडी करूं एज कंपेयर टू दिस होल पॉपुलेशन, राइट, तो क्या हो कि मेरे पास रिजल्ट ज्यादा बेहतर आएंगे, कैन डू ए बेटर जॉब ऑफ डेटा कलेक्शन। इशू ये है कि जैसे जैसे डेटा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे एरर्स इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे डेटा में एनॉमलीज आना शुरू हो जाएंगी, वैसे वैसे डेटा के अंदर एरर्स के साथ साथ बाइसेस आना शुरू हो जाएंगे। सो जितना हम छोटा डेटा लेंगे हम ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा अच्छे, अगर हम अच्छे तरीके से सैंपल पिक कर लेते हैं, राइट, तो फिर हमारे पास ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। एंड वाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी द होल पॉपुलेशन, दैट क्वेश्चन इज देयर। और हम इसको कह रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, सॉरी क्या बोला था, लिखा नहीं था, हमने कहा था या तो ये टेक्निकली और लॉजिकली इम्पॉसिबल,
और इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप पॉपुलेशन को करेंगे, योर कॉस्ट इज हाई, योर टाइम इज हाई, ठीक है, योर एक्यूरेसी इज लो, योर स्किल्ड HR आपको हाई लेवल पे चाहिए होगी. सो जितने सैम्पलिंग के एडवांटेजेस हैं वो बेसिकली पॉपुलेशन के एनालिसिस के डिसएडवांटेजेस हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज टारगेट पॉपुलेशन, हमारे इसके ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन मैं जस्ट इसको एक और रिव्यू देना चाह रहा था. द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड टू विच द इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू जनरलाइज हिज रिजल्ट्स. ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जनरलाइज? यहाँ पे ये एक वर्ड जो है वो जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे. वो पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड टू विच द इन्वेस्टिगेटर वांट टू जनरलाइज हिज रिजल्ट्स. इसका मतलब ये है कि वो बेसिकली एक स्मॉल पोर्शन पिक करेगा, दैट स्मॉल पोर्शन इज नोन एज अ सैंपल, वो उसकी बेस के ऊपर, और वो कहाँ से पिक करेगा? टारगेट पॉपुलेशन से. ठीक है. वो एरिया जहाँ पे उसके इंटरेस्ट के लो या उसके इंटरेस्ट के ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, और उनसे वो रिजल्ट निकाल के उसको मैप करेगा पूरी पॉपुलेशन के बारे में. यानी वो जो फाइनल कंक्लूजन देगा, वो जो फाइनल रिमार्क्स देगा, फाइनल फाइंडिंग्स देगा, वो फाइनल फाइंडिंग्स जो है वो पूरी पॉपुलेशन के बारे में होंगी. और वो बेस किस पे करेंगी? छोटे से पोर्शन, वही आपके इस एक छोटे से पोर्शन के ऊपर से. मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि दिस इज 5% ऑफ n, यानी पूरी पॉपुलेशन का ये 5% है. तो हम इस 5% के ऊपर ये फाइंडिंग्स देकर हम पूरी पॉपुलेशन को यहाँ पे जनरलाइज कर लेते हैं. Sampling unit, that's the smallest unit from which sample can be selected. Sampling frame, list of all the sampling units from which sample is to be drawn. And sampling scheme, well, हमारा आज का सेशन जो है ना वो बेसिकली इसके ऊपर होगा. Method of selecting sampling unit from sampling frame, कि कैसे वो सैंपल वहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है. So there are basically two types of sampling. Very simple. यहाँ पे इस बात के अंदर कोई और जब कंफ्यूजन नहीं है. ऑब्वियसली हमारे पास जो सबसे पहली टेक्निक है दैट इज द प्रोबेबिलिटी सैंपल्स और द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब यह है कि कुछ ऐसी टेक्निक्स भी होंगी, कुछ ऐसे मेथड्स भी होंगे, कुछ ऐसी टाइप्स भी होंगी जो नॉन प्रोबेबिलिटी होंगी, राइट. और हमारा जो यहाँ पे यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स है ना वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी सैंपल्स पे ज्यादा वैलिड, एक्यूरेट और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है एज कम्पेयर टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. लेकिन हम नॉन प्रोबेबिलिटी को भी पहले देखेंगे. सो सबसे पहली चीज is the convenience sampling. What is the meaning of the convenience sampling? Ease of access. वो units, वो experimental units, वो sampling units जो आपको easily accessible हों. लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप easily accessible की बात करोगे तो obviously वो इतने valid और verified नहीं होंगे. So sample is selected from the elements of population that are easily accessible. जैसा कि हमने आपको लास्ट टाइम उसकी एग्जांपल दे दी थी. अगर आप ये देखना चाहते हो कि जी किसी भी हॉस्पिटल के अंदर एक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कितनी एंटीबायोटिक्स जो है वो रेकमेंड की जा रही हैं या जहाँ प्रिस्क्राइब की जा रही हैं, तो अब होना ये चाहिए कि हमें वार्ड टू वार्ड इसका एनालिसिस या डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट इसका एनालिसिस करना चाहिए था. बट यूजुअली इसके ऊपर कैसे रिसर्च की जाती है? वो इस तरह की जाती है कि आप वहाँ पे हॉस्पिटल में चले जाते हैं इमरजेंसी गेट के ऊपर, और वहाँ से जैसे जैसे लोग निकल रहे हैं आप उनकी प्रिस्क्रिप्शन को देख के उसकी फोटोकॉपी करके उसके ऊपर एनालिसिस की रिपोर्ट जनरेट कर देते हो. देन देयर इज अ स्नोबॉल सैम्पलिंग. वेल, अभी तक हमने इसका नाम नहीं लिया था, कन्वीनियंस सैम्पलिंग के ऊपर तो हमने बात कर दी थी. लेकिन व्हाट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग? स्नोबॉल सैम्पलिंग को अंडरस्टैंड करना बड़ा सिंपल सा है. जस्ट इमेजिन दैट आपसे स्वाद में मालम जब्बा के अंदर जहाँ पे जनाब वो आपके ग्लेशियर है, ठीक है, उसके ऊपर खड़े हैं. वहाँ पे आप ऐसा करते हैं कि वहाँ की बर्फ़ लेके उसकी छोटी सी एक बॉल बनाते हैं और उसको उस ग्लेशियर के ऊपर, अगर वहाँ पे जब ताज़ी बर्फ़बारी हुई है तो शायद वो ज़्यादा अच्छा आपको फीडबैक दे सकती है, उसको छोड़ते हैं. तो जैसे जैसे वो बॉल नीचे जाती जाएगी वैसे वैसे उसका साइज वो अपने साथ और स्नो को भी अटैच करती जाएगी. जब वो नीचे पहुंचेगी शायद वो बड़ी सारी बॉल बन रही हो. बेसिकली यही कॉन्सेप्ट जो है वो स्नो बॉल सैम्पलिंग के अंदर यूज किया जाता है. अगर मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ, से मैं एड्स के पेशेंट्स को देखना चाहता हूँ जो कि HIV पॉजिटिव है, गॉड फॉरबिड्स, राइट. तो अब उसमें क्या होता है कि से मैं किसी एक डॉक्टर को जानता हूँ जिसके पास 2 पेशेंट्स हैं जो कि HIV पॉजिटिव हैं. मैं उनके पास जाता हूँ, उनसे कहता हूँ जी कि मैंने इनका एनालिसिस करना है, उनसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ. अब और मैं किसी शख्स को नहीं जानता कि जो जब HIV पेशेंट्स का इलाज कर रहा हो. सो मैं उन्हीं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, मुझे बताएं, डू यू नो एनी अदर पर्सन के जिसके पास और भी इस तरह के पेशेंट हों? कहते हैं हाँ, यस आई नो समबडी इन पेशावर. मैं पेशावर चला जाता. तो क्या हुआ, मैंने एक लिंक से दूसरे लिंक पे चला गया. अब मैंने पेशावर डॉक्टर साहब के पास वहाँ जो पेशेंट थे उनको इन्वेस्टिगेट किया.
देन मैं क्या करता हूँ, वो पेशावर वाले डॉक्टर साहब मुझे जहाँ रावलपिंडी में किसी डॉक्टर को रेफर करते हैं, रावलपिंडी वाले मुझे लाहौर में रेफर करते हैं, लाहौर वाले मुझे सियालकोट में रेफर करते हैं। सो फ्रेंड ऑफ द फ्रेंड ऑफ द फ्रेंड ऑफ द फ्रेंड एटसेट्रा। सो दैट इज, वो एक छोटी स्नोबॉल जो है वो अपने साथ अपने जैसी चीज़ों को मिला मिला के आखिर में एक बड़ी ये बॉल की शक्ल दे देती है। दैट इज नोन एज अ स्नोबॉल। देन कम्स आप ये पर्पसिव सैम्पलिंग, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस ये कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, इन द नेम ऑफ द जजमेंटल। You choose who you think should be in the study. This is up to your judgment. आपको क्या लगता है who is best? आपको क्या लगता है who is the worst? आपको क्या लगता है who can be the good candidate? Who can be the potential candidate for some certain tasks? So that is a purposive sampling. Then comes आपका quota sampling. What is a quota sample or the quota sampling? Basically जहाँ पर आपके population की distribution on the basis of some quota हो, तो अगर आपने वहां से कोई सैंपल पिक करना है तो ऑब्वियसली एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल वही होगा जो उसी रेशो से वहां पे सिलेक्शन हुई हो, जिस रेशो से वहां पे लोगों की इनटेक हुई है। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आपकी नेशनल असेंबली हो सकती है पाकिस्तान की। उसमें क्या होता है कि हर सूबे का वहां पे कोटा एक जगह फिक्स उन्होंने किया हुआ है कि जी आपके पंजाब से इतने लोग वहाँ पे आएंगे, इस आपके KPK से इतनी सीट्स होंगी, आपके सिंध से, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, इस तरीके से बलूचिस्तान, फिर आपके AJK की, फिर आपकी गिलगित बल्तिस्तान की। तो अब क्या हुआ, सपोज करते हैं वहाँ पे 500 मेंबर्स हैं, आल दो कि हमारी कौमी असेंबली में 500 मेंबर्स नहीं है, ठीक है, बट एज आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 500 मेंबर्स हैं, राइट। सो अगर 500 मेंबर्स हैं और मुझे वहाँ पे अगर 20 का सैंपल उठाना है, तो वो 20 का सैंपल एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कैसे होगा कि से अगर हम कहते हैं कि आपकी नेशनल असेंबली के अंदर वहाँ पे 30% सीट्स जो हैं वो पंजाब को जाती हैं, तो मेरे सैंपल का भी 30% पंजाब से ही बिलोंग करना चाहिए। मुझे वहाँ पे मोर और लेस वहाँ पे 6 जो मेरे सैंपल होंगे वो पंजाब से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू द रेशियोज ऑफ द डिफरेंट हम कहते हैं लोकेलिटीज और लाइक लोकेशन, ठीक है, मुझे अपने सैंपल के अंदर भी वही चीज चाहिए। सो दैट इज द कोटा सैंपल, राइट। सो whenever we talk about non probability sampling or the non probability samples, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही non का वर्ड आ गया, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर probability of being chosen or selection is unknown। यानी in other words we can say जब भी probability sample की बात होगी तो वहां पे जो लोग select होंगे हमें उनके selection की probability पता होगी, right। So cheaper but unable to generalize। non probability sampling बहुत cheaper approach है, easy approach है, टाइम भी कम लगता है, हमारी एक्सेस भी हो जाती है। बट द ओनली इशू विद दिस, वी कैन नॉट जनरलाइज। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मैं लिख रहा हूँ साथ इसके, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वही आपके पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम इसके रिजल्ट्स को जनरलाइज नहीं कर सकते। से इफ यू आर वर्किंग इन अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद with the PIMS in इस्लामाबाद, राइट, तो ज़रूरी नहीं कि जो पैटर्न या एंटीबायोटिक्स की या प्रिस्क्रिप्शन का या अयूब मेडिकल में है सेम वही पैटर्न आपका PIMS में भी हो, राइट। लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करोगे तो वहां पे अगर एक दफ़ा एक रिजल्ट आ गया, यू कैन जनरलाइज दैट, ठीक। वेल, हाईली पोटेंशियल फॉर बाइस, और चूंकि मैं पता है बाइस का मतलब क्या होता है, तो बहरहाल चूंकि इसके एस्टिमेट्स जो होंगे वो इतने अच्छे नहीं होंगे, वो हम पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज नहीं कर सकते, तो उसका मतलब यह है वहाँ पे बाइस जो है वो ज़्यादा आएगा। वेयर एज जहाँ तक बात है आपके प्रोबेबिलिटी सैंपल्स की, उसको हम इन जनरल हम कह सकते हैं रैंडम सैम्पलिंग। जब भी रैंडम का मतलब आ गया तो दैट इज़ नॉट पर्पसिव, दैट इज़ नॉट लाइक हम कहते हैं जजमेंटल, दैट इज़ नॉट एनीथिंग एल्स, राइट। सो ईच सब्जेक्ट हैज़ अ नॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या है, हमारे पास किसी भी यूनिट की सेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमें नहीं पता होती, whereas in probability sampling we know the probability of selection, right। चूंकि हमें probability of selection पता होती है, यहाँ पे जनरलाइजेशन भी इजी है। चूंकि वहाँ probability of selection नहीं पता होती, हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। चूंकि वहाँ पे probability इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पे जनरलाइजेशन नहीं हो सकती है, वहाँ पे आपका बाइस का रेट भी बहुत हाई है, यहाँ पे बाइस का रेट कम होगा। चूंकि वो आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और वो मोर और लेस हम ये कह सकते हैं सिचुएशन बेस्ड होती है, तो हम उसके अंदर ये है जहाँ पे वहाँ पे स्टैटिस्टिकल रिजल्ट या स्टैटिस्टिकल टूल एंड टेक्निक्स को अप्लाई नहीं कर सकते।
राइट, एस्टिमेशन के लिए या इन्फ्रेंसेस के लिए, राइट. बट वेयर एज your probability sampling allows application of the statistical sampling theory to results to, for what you have to generalize and you have to test the hypothesis. We have already discussed a very simple approach of the hypothesis testing, right? So what is the conclusion? The probability samples are the best, right? Your probability samples are the best approach because it ensures the representativeness and the precision, right? And what I want you to think about, what is the relation of the precision with the variation, right? There is some relationship between the precision and variation. तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये हमें एक अच्छा precision दे रहा है तो उसका मतलब क्या है, ठीक है? You have to think it, and representativeness भी इसके अंदर होती है. So that's the conclusion. So methods used in probability sampling, that is important. हमारे पास कौन कौन से possible methods हैं? सारे तो शायद मेरे ख्याल से यहाँ डिस्कस नहीं किए गए हैं, कुछ किए गए हैं. So you're having simple random sampling. This is very important. हमारे पास एक full fledged हमारे sampling design and analysis के अंदर पूरा chapter है, and we have to discuss so many varieties in this. Then we are having systematic sampling, we are having stratified random sampling, we are having multi-stage sampling, and we are having cluster sampling, right? Just नामों की बात हो रही है. And now we go to the simple random sampling. What is simple random sampling? जब आपके पास एक सैंपल, जब आपके पास जहाँ पर भी आपने सैम्पलिंग करनी है, अगर हर यूनिट के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बराबर हो, यानी हर आपका जो सैम्पलिंग यूनिट है वो इक्वली एलिजिबल हो, इक्वली क्वालिफाई करते हों टू बी सिलेक्टेड, दैट इज नोन एज अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. क्लियर होगी ये बात, राइट? सो अगर सपोज से हमारे पास यहाँ पे आपके सामने एक रजिस्टर खुला हुआ है, दैट इज अ रजिस्टर ऑफ पीपल ऑफ लाइक, से हम कहते हैं 200,000 पीपल हैं, ठीक? और हम जिस क्राइटेरिया पे इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सारे के सारे इक्वली एलिजिबल हैं, राइट? एंड वी हैव टू पिक सैंपल. तो वी हैव सम सर्टेन टेक्निक जिनको अभी हम थोड़ी देर बाद जनाब ऐसा डिस्कस करने जा रहे हैं. हम रैंडमली कोई भी एक सैंपल उठा लेते हैं. से मेरे पास यहाँ पे सैंपल नंबर 20 या सैम्पलिंग यूनिट जो भी सीरियल में 20 है वो सिलेक्ट हो गया. सेकंड वन मेरे पास 40 हो गया. देयर इज नो रिलेशन कि अगर ये 20 हुआ तो अगला 40 हुआ तो उसका मतलब है डबल, नो वे, राइट? थर्ड मेरे पास 29 आ गया, देन 27 आ गया, देन 32 आ गया, राइट? सो दैट इज द वे. चूंकि ये सारे के सारे इक्वली एलिजिबल, इक्वली क्वालिफाइड हैं, राइट? सो हमारे लिए इजी है कि हम यहाँ पे किसी भी तरीके से इनको सिलेक्ट कर लें. अब जब हम किसी भी तरीके की बात करते हैं तो हमारे पास इसके लिए बेसिकली दो मैकेनिज्म है, लेकिन हम उसको अगर यहाँ पे 3 में कन्वर्ट कर दें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा. वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट हम यहाँ पे सिंपल जो हमारा रैंडम नंबर जनरेटर है, ठीक है? अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात देखें तो वहाँ पर अगर आप ऐसा पॉइंट जहाँ पे होता है उसके ऊपर एक R&D लिखा होता है, इसका मतलब है दैट इज अ रैंडम नंबर, ठीक? आपके जो भी पॉपुलेशन का साइज है आप उस साइज को वहां पे एक रैंडम नंबर जनरेट करके मल्टीप्लाई करें, ठीक है? तो वहां से आपको जो नंबर मिलेगा आप यहां से आकर उसको सिलेक्ट कर लें. यू डोंट नो, दैट इज अ मशीन, राइट? वो हर बारी पे ये डिफरेंट रैंडम नंबर जनरेट करेगी. कभी वो एक दफा वो दो एक जैसे रैंडम नंबर जनरेट नहीं करेगा. मे बी साइंटिफिक कैलकुलेटर जरूर कर दे, बट अगर आप इसको और ज्यादा प्रिसाइज करना चाहते हो और ज्यादा आप इसको अच्छा करना चाहते हो, बेटर राइट योर प्रोग्राम इन C लैंग्वेज. In any programming language you can do it, no issue at all in C. But चूंकि I love C, so C और C++ में आप अगर एक छोटा सा कोड लिखें तो वहाँ पर आप आराम से एक रैंडम नंबर, मतलब बहुत सारे नंबर जहाँ पर जनरेट कर सकते हैं. या आपके पास एक टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स भी अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, या जो भी चीज़ है. अब अगर से आपके पास यहाँ पे 200 लोग हैं और आपने उसमें से अगर आप लोग चुनने हैं तो आप ये एक हमारे पास उसका एक छोटा सा चंक है, ठीक है? अब कहीं से भी से आप आंखें बंद करके ना यहाँ पे एक पेन ड्रॉप करें, जहाँ पे पेन गिरता है. से मैं कहता हूँ मेरा पेन यहाँ पे गिरा, ठीक है? से पेन यहाँ पे गिरा, ठीक है? तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 2 वाले, तो 47 के बाद 85, 96, 20, 24 नंबर, 36, 23, 25, 47 दोबारा आ गया. आप छोड़ दें, उसको डिस्कार्ड कर दें. 89, 12, 03, 25, 98, 52,
63। अब आपने जितने भी सैंपल लेने आप ले सकते हैं। अब ये पेन आपका कहीं भी गिर सकता है, ये पेन आपका यहाँ भी गिर सकता है। अगर आपने 4 डिजिट लेना है, कोई आपके पास जो सीरियल नंबर है 4 डिजिट है, तो उससे आपका पहला यहाँ पे गया तो 0321, नॉट अ वारिद कोड, ठीक है। नेक्स्ट वन 5478 5962 0243, ये पूरा नंबर होगा 0423, यानी आपने 423 वाला बंदा जो है उसको उठा लेना है। सो यू डोंट नो द सीक्वेंस ऑफ द रैंडम नंबर टेबल, राइट? But if you have random number table, you can simply pick, because you don't know what's going to come up next, right? Then comes your systematic sampling. What is the meaning of the systematic sampling? अगर मैं यहाँ पे systematic sampling को ना इसमें से इस word को अलग कर दूँ, that is system. हम इनको बहुत ही डिटेल में हमें डिस्कस करना है, बहुत डीप जाके हमने इन सारी सैम्पलिंग डिजाइंस को देखना है। अभी मैं जस्ट एक आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ। सपोज करें इफ मैं बात करता हूँ कॉमसेट्स लाहौर की, राइट? और मैं ये ज़ूम करता हूँ कि वहाँ पे 5000 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त पढ़ते हैं। मुझे इससे वहाँ से अगर 250 का सैंपल उठाना है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार कि इसमें मेरा कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, मेरा कोई बायस इन्वॉल्व ना हो कि मैं किसी बंदे को सिलेक्ट करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता। व्हाट आई कैन डू इज दैट कि यार एक बिलीफ है मेरे पास कि हर बंदा जो है वो डेली यूनिवर्सिटी ज़रूर आता है, खा वो सुबह आएगा, खा वो शाम को आएगा, खा वो माली है, खा वो स्टूडेंट है, खा वो फैकल्टी है, खा वो एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा है, खा वो लैब असिस्टेंट है, खा वो मेल है, फीमेल है, वट एवर। सो मैं यहाँ पे एक नंबर जनरेट करता हूँ, दैट नंबर इज नोन एज अ के। K is basically n by n, where n is the size of population, which is 5000, and n is the size of sample. मुझे total 250 चाहिए, and that is 200, right? So my K is going to be 200. बाज़ बुक्स में आपको ये H भी लगेगा, but anyway, आइडिया आपको पता होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का गेट है या जो जनाब आपके गेट लगे हुए हैं, और ठीक है, सिक्योरिटी पास थ्रू वट एवर जो भी लगा हुआ है, आप यहाँ खड़े हो जाते हैं, ठीक। अब आप यहाँ से जो है वो लोग एंटर हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से जहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सारे जाते जा रहे हैं अंदर। जैसे ही 200% आता है ना, आप उसको यहाँ पे लादा कर लेते हैं, आप उसे अपनी सैम्पलिंग फ्रेम में डाल देते हैं। पहला सैंपल आपके पास आ गया, फिर चलते रहते हैं। जैसे ही 400 आता है, ठीक है, यानी अगला जो आपका 200%, उसको आप सैम्पलिंग फ्रेम में डाल लेते हैं। ऐसे करते करते जैसे ही 5000 बंदा शाम तक पूरा होगा, वैसे ही आपका सैंपल साइज जो है वो 250 का सैंपल आपको मिल जाएगा। नाउ दैट इज अ सिस्टमैटिक। अब आपको ये नहीं पता कि कौन सा बंदा यहाँ पे एंटर होने जा रहा है। मे बी खालिद आ रहा हो, मे बी वलीद आ रहा हो, मे बी मेहर आ रही हो, मे बी शाजिया आ रही हो, मे बी असलम आ रहा हो, वी डोंट नो, राइट? सो हर बंदा अपने हिसाब से आ रहा है, हमने किसी को फोर्स नहीं किया। तो क्या हो रहा है, दैट इज द रेशियो बिटवीन सैंपल साइज एंड द पॉपुलेशन साइज। हमने रेशियो निकाल ली एंड नाउ वी आर डीलिंग विद दैट। इसकी बड़ी सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग इनटू द डीप डिस्कशन ऑफ एनी सैंपलिंग टेक्निक, सो दैट यू शुड हैव सम फेयर आइडिया। ओके, नाउ हमारे पास अगेन वही लिस्ट है और हम देखना चाहते हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसकी एक के निकाल ली और के मेरे पास निकल आया 8, ठीक है, और सॉरी के मेरे पास निकल आया 20, राइट? इसका यहाँ इस एक केस के अंदर इफ आई एम नॉट रॉन्ग के इज 20। मैं रैंडमली पहला बंदा चुना, दैट वाज 8th वन, राइट? तो जैसे पहला चुना 8th, मैंने उसके बाद फिर यहाँ पे 20 का गैप देना था। सो N1 was 8, so the second one was 28. Obviously third one should be 48. Look, okay, fourth one should be 68, 80, 88 and so on. So that is a system. हमने क्यों कहा था कि अगर हम यहाँ से इस वर्ड को अलग कर दें, बिकॉज हम एक दफ़ा अगर कोई सिस्टम डिवाइस कर दें, हम एक सिस्टम यहाँ पे किस तरीके से एक्सप्लेन कर दें, बस फिर हमने सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बताना है। वो स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ रैंडम नंबर टेबल से भी जनरेट कर सकते हैं और कहीं से भी जनरेट किया जा सकता है, राइट? सो दैट इज द अप्रोच ऑफ द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। व्हाट इज क्लस्टर सैम्पलिंग?
What is the meaning of cluster? First, we should know a group of sampling units that is close to each other, that is crowding together in the same area or the neighborhood. थोड़ी सी मुश्किल बात है, लेकिन यहाँ से समझ आएगी. So, ये हमारा सेक्शन 1 है. हमने क्या किया, हमने एक क्लस्टर ये बना लिया, राइट? क्योंकि ये एक जैसे लोग एक ही जगह पे रह रहे थे, यहाँ पे एक जैसे लोग एक ही जगह रह रहे थे. फिर हमने ये एक सेक्शन 3 बना लिया, एक जैसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एक जैसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं. तो ये जो यहाँ पे सेक्शंस बने हुए हैं, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ द जियोग्राफिकल, हम कहते हैं, डोमेन है, राइट? तो जब आप इस बेस पे करते हो, जैसे आप देख लें, अगर हम पाकिस्तान में जब मार्केट्स का एनालिसिस करें तो क्या होगा, जो मीट मार्केट होगी वो एक जगह पे होगी, जो टेलर्स मार्केट होगी वो एक जगह पे, ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग कंसंट्रेटेड होते हैं. शूज़ मार्केट एक जगह पे होगी, कपड़े की मार्केट एक जगह पे होगी, गाड़ियों के सामान की मार्केट एक जगह पे होगी. तो वो हम कहते हैं डिफरेंट ज्योग्राफिया के अंदर वहाँ पड़े हैं. लेकिन देखते हैं कि जो एक जैसे लोग कहीं पर हैं, एक मार्केट यहाँ पर है और एक मार्केट हम कहते हैं पिंडी सदर में है, तो वो हमारे पास एक ही सेक्शन में कंसिडर की जाएगी. और इस तरीके से अगर हम करें काम, दैट इज ग्रुप ऑफ द सैंपलिंग यूनिट क्लोज टू ईच अदर, that is crowding together in the same area or the neighborhood, right? So that is the cluster sampling. Then comes आपकी stratified sampling and the multi-stage sampling, right? What is stratified? यहाँ पे मैं stratified को जरूर explain करना चाहूँगा, बाकी multi-stage आप खुद इंटरनेट से देख सकते हैं, that is easy. Stratified sampling, right? से अगर हम यहाँ पे बात करें आपकी नेशनल असेंबली की, ठीक, हम वहाँ पे कोई एनालिसिस करना चाहते हैं और वो एनालिसिस इस तरह का है कि क्या आप वहाँ पे जो गेट पे स्टाफ मौजूद है, क्या आप उससे जब सेटिस्फाइड हैं या नहीं सेटिस्फाइड, या जो आपको जहाँ सपोर्टिंग स्टाफ दिया जाता है क्या आप उससे मुतमिन हैं या नहीं मुतमिन. अब ऑब्वियस सी बात है कि जब इस तरह की स्टडी की जाएगी, ठीक है, या अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं और वहाँ पे देखना चाहते हैं क्या लोग जो हैं वो मैथ्स के कोर्सेज के अंदर जब उसको पढ़ रहे होते हैं क्या वो कंफर्टेबल फील करते हैं या नहीं करते. सो अगर इन जनरल किया जाएगा, अगर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज करेंगे तो शायद ये थोड़ी सी ऑड सी बात होगी. हो सकता है कि आपके सिंपल रैंडम के अंदर या सिस्टमैटिक के अंदर थोड़ा सा वहाँ पे बायस आ जाए. क्यों? इसलिए कि सबसे पहली जो यहाँ पे चीज़ होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी कि हमें अपनी पूरी नेशनल असेंबली को यहाँ पे डिवाइड कर देना चाहिए था और यहाँ पे लिस्ट बनानी चाहिए थी कि आपका फीमेल और आपके मेल मेंबर्स, इसलिए कि इनका रिस्पांस कुछ और होगा, इनका रिस्पांस कुछ और होगा, राइट? अब हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे नेशनल असेंबली के अंदर जो थी वो थी हेट्रोजेनाइटी. हमने इस हेट्रोजेनाइटी को यहाँ पे ब्रेक किया एंड वी हैव ब्रॉट होमोजेनाइटी. अब इस ग्रुप में सारी फीमेल है. अब वो कहाँ से बिलोंग करती हैं अभी हमारा इंटरेस्ट ये नहीं है कि वो कौन से एरिया से बिलोंग करती हैं. एंड सिमिलरली ये भी हमारे पास एक होमोजीनियस है. क्यों होमोजीनियस? इसलिए है कि यहाँ पे सारे के सारे लोग जो है वो एक उनकी प्रॉपर्टी है मेल और यहाँ पे इनकी एक प्रॉपर्टी है फीमेल. अब अगर मैं एनालिसिस करूंगा तो दैट इज नोन एज अ स्ट्रेटिफाइड वे. ओके, सो दिस इज अ स्ट्रेटा, दिस is also a strata, right? And हो क्या रहा है कि inside group और strata क्या हो रहा है? homogeneity है, whereas between groups और strata हेट्रोजेनाइटी है. राइट? ओके, तो देख लें ये ग्रुप और ये ग्रुप आपस में होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है, लेकिन इनसाइड द ग्रुप इज होमोजेनाइटी. राइट? सो दिस होल स्कीम, अब इसके अंदर फर्दर हम क्या करेंगे, हम फर्दर फिर इसके अंदर SRS दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसके अंदर फर्दर हम SRS भी यूज कर सकते हैं. और फिर वो क्या होगा, वो विद रिस्पेक्ट टू द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल होगा. से अगर मेरे पास 500 टोटल मेंबर्स हैं आपकी असेंबली के अंदर और उसमें से 100 आपकी फीमेल हैं और 400 आपके पास वहाँ पे मेल मेंबर्स हैं, तो आपने अगर से 20 का सैंपल उठाना है तो क्या होना चाहिए, वो उसी रेशो से यहाँ पे हों. राइट?
1:4 रेशो, और यहाँ पर भी आपने वही रेशो रखनी है, ठीक है। ओके, एंड this one is a multi-stage sampling. You have to look on the, you have to call your old friend Google for that. Okay, so examples are the simple random sample, stratified random sample, cluster sample and systematic sample of the 20 integers from the population 1 to 100. हमारे पास 1 to 100 के यहाँ पे integers थे। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पे हमने यहाँ से 20 इंटीजर पिक करने हैं, और ये जो आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा है दैट इज बाय यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। सो क्या किया है उसने, एक नंबर यहाँ से पिक कर लिया, एक नंबर यहाँ से, क्योंकि हर नंबर इक्वली एलिजिबल था, क्वालिफाई कर रहा था फॉर सिलेक्शन। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, राइट। दैट वाज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। बल्कि अगर मैं आगे चला जाऊं तो शायद इन द अबव वी ट्राई टू इलस्ट्रेट द डिफरेंसेस अमंग द सिंपल रैंडम, stratified cluster and systematic sampling for selecting a sample of 20 integers from the population 1 to 100 for simple random sampling के ऊपर कोई बात नहीं हुई है, ओके। बट अगला देखते हैं। सो द सेकंड वन इज द स्ट्रेटिफाइड, राइट। अब स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर क्या होता है, देखिए उसने यहां पे कुछ लिखा हुआ है। He said for the stratified sample the population was divided into 10 strata, 1 to 10, 11 to 20, ठीक है, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80, 81 to 90, 91 to 100. And an SRS of 2 numbers was drawn from each of 10 strata. What he did, उसने this लगा लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए, जो बात यहाँ पे समझाना मकसूद है वो समझ आ जाए। दिस इज इम्पोर्टेंट। अब देखिए उसने क्या किया, उसने यहां से लेके यहां तक एक स्ट्रेटा बना लिया और 2 का सैंपल यहां से पिक कर लिया, फिर 2 का सैंपल यहां से पिक कर लिया, 2 का सैंपल यहां से पिक कर लिया, और 30 to 40 में उसने 2 का सैंपल पिक किया, राइट। और फिर 40 to 50 के अंदर उसने, और यहां से सिंपल रैंडम सैंपल लगाई है। पहले उसने स्ट्रैटिफिकेशन की है, होमोजीनियस ग्रुप्स बनाए हैं, और फिर हर ग्रुप में उसने देखें 2-2 का सैंपल लिया, राइट। यहां तक बात क्लियर हो गई है, राइट। सो दिस ensures that each stratum is represented in the sample. क्यों? अगर हम वैसे ही यहां से ले लेते तो हो सकता है, देखें ऊपर क्या हुआ। अब यहां से देखें, अगर मैं इसको यहां पे 90 करूं तो 80 to 90 की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। सिमिलरली अगर मैं इसको कहीं पर बाज वैल्यूज की रिप्रेजेंटेशन ज्यादा थी, बाज की कम है, लेकिन हम चाहते हैं ज्यादा इंश्योर्ड रहे, कम से कम हर एक जब ग्रुप में से ना वहां पे हमारे पास नंबर जरूर सिलेक्ट हों, राइट। सो क्या किया उसने, दिस इंश्योर्स दैट ईच स्ट्रैटम, एक सिंगल स्ट्रैटा की बात हो रही है, इज रिप्रेजेंटेड इन द सैंपल, राइट। सो फॉर द क्लस्टर सैंपल द पॉपुलेशन वाज डिवाइडेड इनटू 20 क्लस्टर्स। हमने 20 क्लस्टर्स बनाए हैं, और 20 क्लस्टर कौन से थे, 1 to 5 का ये एक क्लस्टर, टोटल इसका साइज 100 है, तो जब 20 क्लस्टर्स बनेंगे तो 20 5 100, so 6 to 10, and or SRS of 4 of these clusters was selected. So जरा have a look. पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसके 20 क्लस्टर बनाए, उसमें से कोई से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज करते हुए 4 क्लस्टर्स यूज कर लिए, और हर क्लस्टर के अंदर हमने 5-5 का सैंपल लिया, राइट। सो मेरे पास जो टोटल सैंपल साइज था 20, वो यहाँ से पूरा हो गया, राइट। और ये नेबरिंग थे, हमने ऐसे नहीं लिए कि जो नेबरिंग ना हो, एक यहाँ से नहीं, हमने जब ये क्लस्टर के अंदर भी यहाँ पे सिलेक्शन की है, हमने सारी नेबरिंग की है। फॉर द सिस्टमैटिक सैंपल द रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट वाज 3, सो द सैंपल कंटेन्स यूनिट्स 3, देन 5, 8 plus 5 13, 18 and so on. So have a look. हमने यहाँ पे एक जब स्टार्टिंग रैंडम पॉइंट चूज किया, और हमने
क्या था हमारे पास, k was n by n, so this was 100 by 20, so 5. हमने 5 के डिफरेंस के साथ 8, 13, 18 and so on, right? So that is the approach. These are the approaches of like evaluating all the possible sampling techniques. All of these methods, either it is simple random sampling, stratified random sampling, cluster or systematic, involve random selection of units to be in the sample. In a simple random sampling, the observation units themselves are selected at random from the population of observation units. In a stratified random sampling, observation units within each stratum are randomly selected. In a cluster sampling, the clusters are randomly selected from the population of all clusters. Each method is a form of probability sampling, which we will discuss in the next section. Okay. Recall errors in the sample. अगर आपको याद हो तो हमने अपने लेक्चर नंबर 4 के अंदर एरर्स की बात की थी, इवन लेक्चर नंबर 5 के अंदर भी की थी. सो सिस्टमैटिक एरर, या जिनको हम बाइस भी कहते हैं, इनएक्यूरेट रिस्पांस, इंफॉर्मेशन बाइस और द सिलेक्शन बाइस, एंड सैम्पलिंग एरर, हम उसको रैंडम एरर, हमने वहां पर भी ये बात की थी. सो व्हाट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग? Everyone talks about simple random sampling, SRS, but very few pay attention to its roots. So हमें इसके roots पे जरूर जाना चाहिए. हर बंदा ये कहता है SRS लगा दें, हर बंदा ये कहता है SRS is a good technique, but nobody pays like attention to the roots of SRS, right? There are two segments of this technique: random sampling and simple random sampling. Basically, हमें इस बात को डिफरेंशिएट करने की जरूरत है कि जी आपकी रैंडम सैम्पलिंग क्या है और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है. देखिए, आपकी हर वो टेक्निक जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है, दैट इज नोन एज अ रैंडम सैम्पलिंग. देख लेते हैं. और जब आप ये कहते हो कि हर एक यूनिट के सेक्शन की प्रोबेबिलिटी जब इक्वल होगी, यानी हर वहां पे जो आपके पास यूनिट है, राइट, उसकी सेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/n है, वेयर n is the size of the sample, so that is going to be simple random sampling. But let's have a look on the random sampling, जो कि फॉर्मली यहाँ पे लिखा हुआ है. The simplest type of the random sample is a simple random sample. Okay? या मैं अगर इसको थोड़ा सा चेंज करके पढ़ूं, the simplest form of the probability sample. Okay? Let me write it here. यहाँ पे अगर इसको चेंज कर दूं तो शायद ठीक रहेगा. The simplest type of the probability sample is a simple random sample, often called an SRS. Okay, so Moore and McCabe define a simple random sample as follows: a simple random sample of size n, consists of n individuals from the population chosen in such a way that every set of n individuals has an equal chance to be the sample actually selected, यानी कि that is 1/n. हर एक के सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/n होनी चाहिए, यानी कि इक्वल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए. Here, population refers to the collection of people, animal, location, etc. that the study is focusing on, in which we are interested. Here are some examples, and I would like to I would like to spend some time on that so that you should understand all these things. In a medical study, the population might be all adults over age 50 who have high blood pressure. तो देखें, यहाँ पर सबसे पहली चीज तो यह है कि व्हाट इज पॉपुलेशन. हमें जरा पॉपुलेशन को देखना चाहिए. यहाँ पे पॉपुलेशन हर बंदा वो नहीं है जिसकी एज 50 साल से ऊपर है, बल्कि हर वो बंदा जिसकी एज 50 साल से ऊपर हो और उसको हाई ब्लड प्रेशर हो, राइट? तो वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन आएगी. In another study, the population might be all hospitals in the United States that perform heart bypass surgery. Now, हमारी population, target population कौन सी होगी? वो होगी वो तमाम हॉस्पिटल्स जो कि हार्ट की बाईपास सर्जरी करते होंगे. जरूरी नहीं कि हर हॉस्पिटल के अंदर बाईपास की सर्जरी हो, right? If we are studying whether a certain dye is fair or weighted, the population would be all possible tosses of the dye. Well, अगर आपको याद हो तो जब आप बचपन में कभी आप ये जब सिक्के के ऊपर जब आप अपने जब बैटिंग का सीक्वेंस सेट करते थे,
या जब छक्के की बेस के ऊपर आप जब लूडो खेल रहे होते थे तो क्या करते थे, अगर आप चाहते थे कि आपको ज़्यादा सिक्सेस आएँ तो आप ये करते थे कि छक्के को एक कोने से घिसा देते थे, ठीक है, वो कोई खास ऑर्डर में आप देखते थे कहाँ जाके रुकेगा, तो जैसे ही वो उस टर्न पे आपकी डाइस पहुंचती थी तो वो रुक जाती थी। सिमिलरली आप कॉइन के ऊपर जो था वो उसको मार के ना हल्का सा उसका जो स्टैंडर्ड वो था बैलेंस, वो आप ब्रेक कर देते थे, राइट। तो इसका मतलब ये था कि वो अब फेयर नहीं रहे बल्कि वो वेटेड हो गए थे, राइट। तो अगर मेरे पास ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, in example number 3, it is fairly easy to get a simple random sample. Just toss the die n times and record each outcome. This is very simple. आपको नंबर यहाँ पे डिसाइड कर लें 100 टाइम्स, ठीक है। अगर वो डाइस जो आपके पास है आप उसे 100 दफ़ा रोल करें और जो आउटकम आ रहा है, मीन हर बारी पे जो आ रहा है आप लिख लें, तो एट द एंड आप वहाँ पे कैलकुलेट करके देख लें क्या उन सब की प्रोबेबिलिटी आने की बराबर है। वेल वो नहीं होगी। Selecting a simple random sample in example 1 and 2 is much harder. A good way to select a simple random sample for example 2 would proceed as follows. Let's have a look on the example number 2. In another study, the population might be all hospitals in the United States that perform heart bypass surgery. Okay. First, obtain or make a list of all hospitals in United States that perform heart bypass surgery. Number them 1, 2 up to the total number of M of hospitals in the population. Such a list is called sampling frame. If you remember, हमने sampling frame के ऊपर बात की हुई है. Then use some sort of random number generating process to obtain a simple random sample of size n from the population of integer 1 to m. फिर आप एक सैम्पल नंबर आप जब सिंपल रैंडम नंबर टेबल जनरेट करें, राइट, और फिर उसकी मदद से आप वहाँ पे जो भी आपका सैंपल साइज है, आप वो सैंपल साइज के हिसाब से अपना सैंपल वहाँ पे चूज कर लें और सिलेक्ट कर लें। The simplest random sample of hospitals would consist of the hospitals in the list that correspond to the number in the SRS of numbers, right? Now, here is another important thing, that is the sampling distribution. असल में हम अभी तक जितनी भी डिस्कशन करते आए थे उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लिंक था ना, दैट लिंक वाज मिस्ड। वो लिंक क्या था? मैं इसी स्लाइड को यूज कर लेता हूँ। आई एम नॉट गोना मेक अ न्यू स्लाइड ऑन दैट। देखिए, हमने जो ये बातें की थी कि वी वर हैविंग पॉपुलेशन, सैंपल पिक किया और इसको एस्टिमेट किया। हाउ? हम बेसिकली करते कैसे थे ये? हम करते ये हैं कि देखिए, हमारे पास सबसे पहले चीज जो है ना वो होती है पॉपुलेशन पैरामीटर, a numerical descriptive measure of the population. We know this. Any result, any characteristic obtained using population data is known as a population parameter. For example, mu, population mean, sigma, that is a population standard deviation, p, that is a population proportion. The numerical value of the population parameter is usually not known. हमें पता है, चूंकि population ही हमारे पास नहीं है, तो उसका कोई भी रिजल्ट हमारे पास कैसे नोन हो सकता है, राइट? सो फॉर एग्जांपल, म्यू इज इक्वल टू मीन हाइट ऑफ ऑल NCSU स्टूडेंट्स, P is the proportion of the Raleigh residents who favor sticker gun control laws. Sample statistic, a numerical descriptive measure calculated from the sample data. For example, X bar, sample mean, S, sample standard deviation, P hat, that is a sample proportion. यहाँ तक ये बात समझ आनी बहुत जरूरी है। In real life, the parameters, in real life, the parameters of the populations are unknown and unknowable. ना तो हमारे पास उनका पता होता है, ना हम उनके बारे में पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मीन हाइट ऑफ US adults, 18 साल से उम्र के जो बड़े लोग हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उनकी एवरेज हाइट क्या है, इज अननोन। हम ये फाइंड नहीं कर सकते। ऐसा मतलब पॉसिबल ही नहीं है। Rather than investigating the whole population, we take a sample, calculate a statistic related to the parameter of interest and make an inference. We know this. हम इस definition को कई दफ़ा अपने पास रिवाइज कर चुके हैं। The sample distribution of the statistic is the tool that tells us, important बात करने जा रहे हैं। The sample distribution of the statistic
ऑफ द स्टैटिस्टिक। क्या मतलब है इस बात का? In fact, I need some space to do this job. Okay, होता यह है कि हम एक सैंपल पिक करते हैं, ठीक है, उस सैंपल के ऊपर हम कोई स्टैटिस्टिक निकालते हैं। से मैं कहता हूं मैंने हर सैंपल का मीन निकाल लिया, ठीक है। से मेरे पास अभी खैर हमारे पास आगे एग्जांपल्स आएंगी, हम वहां पर भी इसको डिस्कस करेंगे। फिर हमने उस एक्स बार की एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली, राइट, एंड नाउ वी गॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार हियर, राइट। फिर हम इस एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार और वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकालते हैं। देन हम इसको लिंक करते हैं कि क्या ये इसके बराबर आती है या नहीं आती, राइट। तो अगर एक दफा ये चीजें हम प्रूव कर लेते हैं, और ये प्रूफ हमें कौन देता है? ये प्रूफ हमें देता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। इसका मतलब ये होगा कि इन फ्यूचर जब कभी भी हमें पॉपुलेशन मीन म्यू की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे पास नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार निकालेंगे, बिकॉज सैंपल तो हम किसी वक्त भी ड्रॉ कर सकते हैं। सैंपल ड्रॉ करना इज नॉट अ बिग इशू, राइट। और इसी तरीके से अगर हमें कभी पॉपुलेशन वेरिएंस की जरूरत पड़ी, हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकाल के उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास एक एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस आ जाएगी, राइट। So sampling distribution of the statistic is the tool that tells us how close the value of the statistic is to the unknown value of the parameter. So what is the definition of the sampling distribution? The sampling distribution of a sample statistic, याद रखिएगा sampling distribution हमेशा किसी sample statistic की होती है, parameter की नहीं होती। अहम बात बता रहा हूँ। So the sampling distribution of a sample statistic calculated from a sample of n measurements is the probability distribution of values taken by the statistic in all possible samples of size n taken from the same population. Based on all possible samples of size n, right? से मैं यहाँ पे इसकी छोटी सी एक यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर करना चाहूँ। से मेरे पास अगर ये n है 1, 3, 4 and 5 and 6, राइट। मेरे पास एक हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन है और वो मुझसे कहता है कि आप साइज 2 के सैंपल यहाँ ड्रॉ करो विदाउट रिप्लेसमेंट, राइट। तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, 1, 3 हो सकता है, 1, 4 हो सकता है, 1, 5 हो सकता है, 1, 6 हो सकता है, राइट। फिर यहाँ पे 3, 4 हो सकता है, 3, 5 हो सकता है, 3, 6 हो सकता है। फिर यहाँ पे 4, 5 हो सकता है, 4, 6 हो सकता है, और यहाँ पे 5, 6 हो सकता है, राइट। फिर मैं अगर हर एक का यहाँ पे मीन निकाल दूँ, 4 ये होगा 3 + 1 4, इसका 2 आ गया, 2.5 आ गया, 3 आ गया, 3.5 आ गया, 3.5 आ गया, 4 आ गया, 4.5 आ गया, 9 है तो 4.5 आ गया, 10 है तो 5 आ गया, 11 है तो 5.5 आ गया, राइट। सो अब हमने क्या किया? बेसिकली मैंने ये किया बेस्ड ऑन ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज एन। ये ऑल पॉसिबल सैंपल्स थे। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे इसको इंशाल्लाह मुझे अगर बाद में कहीं टाइम मिला तो आई वुड लाइक टू डिस्कस। मैं यहाँ पे 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू यही आ रही है मेरे पास। एंड यहाँ पे मैं अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर लूँ तो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, 3.5 का भी 1, 4 का भी 1, 4.5 का 2, 5 का 1, 1, okay, I think this is correct। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक मिसिंग है जी हमारे पास यहाँ पे। We have to look that 3.5 भी 2 times आ रहा है I think। Yes, now this is 10, right? And now I can find probability of x bar। So this is 1 by 10, this is 1 by 10, this is 1 by 10, this is 2 by 10, this is 1 by 10, this is 2 by 10, this is 1 by 10, this is 1 by 10, and sum is 1. Now this is the sampling distribution of mean, right? और इसकी मदद से जब मैं आगे जाके x bar into probability of x bar करूँगा, right? तो जब इसको मैं सम करूँगा तो I will get expected value of x bar। क्योंकि मेरे पास ये पॉपुलेशन मौजूद है n 1, 3, 4, 5, 6,
इसका मैं मीन निकाल लूँ, इसको जमा करके मैं अगर 5 पे डिवाइड कर दूँ मेरे पास ये आ जाएगा और ये रिजल्ट इसके बराबर आएगा। तो बेसिकली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मुझे वो फंक्शनल रिलेशनशिप देती है जिसकी मदद से मैं पॉपुलेशन और सैंपल को आपस में लिंक कर सकता हूँ। लिंकिंग हम इसलिए करते हैं कि हमने ये छोटे से हाइपोथेटिकल केसेस लेके वी हैव टू प्रूव दैट कि आपस में इनका रिलेशनशिप है और हम ये एस्टिमेशन इजीली यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। सो some important concepts about sampling distribution. If a sample is representative of the population, the mean on the variable of interest for a sample and the population should be same. What does that mean? It means that expected value of x bar is equal to mu. x bar आपके पास sample statistic है, आपने उसकी probability distribution बना के जब उसकी expectation ली, that is equal to mu. However, there will be some variation in the value of the sample means due to random or the sampling error. This refer to things you can't necessarily control in a study or when you collect a sample. कुछ variations में आ सकती हैं, ठीक है, वो basically आपके sampling और non sampling error की वजह से भी हो सकती हैं. The amount of variation that exists among sample means from population is called the standard error of the mean. यानी what does that mean? Standard error basically क्या होता है? Your standard error is equal to sigma by n under the root, right? तो कहता है standard error decreases as sample size increase. तो जैसे जैसे आप यहाँ पे n को increase करते जाएंगे तो obviously आपका standard error जो है वो sure सी बात है कि decrease होना शुरू हो जाएगा. So what is the role of sampling in research? This is important. हम ये सारा कुछ क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इसकी क्या जरूरत है, right? Maybe like if you're a mathematics guy, maybe you don't need it, but whenever in practical life you have to do a simple research, maybe आप अगर ये भी जानना चाहते हैं, if you are dean of the faculty somewhere and you want to know, well, your students, जो भी आपके students हैं, क्या वो जब certain teachers से satisfy हैं कि नहीं, तो आपको एक small scale study तो करनी पड़ेगी. You will have to design a questionnaire, और वो questionnaire design करके you will have to circulate that among students, and after that you will have to get the data and then obviously you will conduct some analysis. So होता क्या है कि जहाँ पर भी आपके पास डेटा इन्वॉल्व है, ठीक है, डेटा इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली उसकी कलेक्शन होएगी. जब डेटा कलेक्ट होके आएगा तो ऑब्वियसली आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है. जब ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसके बाद ऑब्वियसली आप उसको एनालाइज करेंगे. एनालाइज करने के बाद क्या होगा, यू हैव टू फोरकास्ट. फोरकास्ट करने के बाद यू हैव टू गेट इम्प्लीमेंट, एंड इम्प्लीमेंटेशन के बाद, ठीक है, या तो ये यहाँ पे एंड अप हो जाएगा या अगर कोई मसला है तो अगेन यू विल हैव टू कलेक्ट द डेटा, राइट. तो अब इशू ये है कि ये जो कलेक्शन है ये कैसे होगी और ये किसकी होगी. यहाँ बेसिकली आपके पास सैम्पलिंग आएगी, ठीक है, एंड यहाँ पर आपके पास आएंगे बेसिकली आपके स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, राइट. सो important topics to discuss जो किसमें थे, what is sampling, you know, a representative sample, various sampling design हमने देखे कि हमारे पास यहाँ पे sampling design हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं. हमने probability sampling के ऊपर बात की, हमने non probability sampling के ऊपर बात की, हमने उनके सारों के like more or less हम उसके pros and cons भी देखे. फिर हमने the role of sampling in the quantitative research so far हम देख चुके हैं. Examples of the danger of the convenience sampling in relation to the quantitative research, well हम ये देख चुके हैं, लेकिन हमने इसका ऐसे फोकस ऑन बिजनेस नहीं देखा. एंड देन यहाँ पे हमारा जो कंक्लूजन रहा वो हमने देखा, जस्ट हैव अ लुक और द शॉर्ट रिव्यू ऑफ द स्टफ. अ सैंपल in the very general sense is a set of units observed from all possible units. The desire in taking a sample is to learn about a large group at the population. You know that the sampling frame is the set of units the researcher will take the sample from. Ideally, the sampling frame is the same as the population of interest. In reality, this is often not possible. The sampling design is the methodology in which the data is collected. The sampling design can aid in obtaining the representative sample of the population. That is, a sample that's attributes are similar to the population of interest. Well, we have to
look for two things, type 1 error, type 2 error, just because हमारे इसके बाद हमारा जो stuff है यहाँ पे end up हो जाएगा आज के lecture का. And the probability of finding a difference with our sample compared to the population, and there really isn't one. अगर actually कोई difference नहीं है और हमें हमारी गलती की वजह से लग रहा है कि वो difference है, that is known as a type 1 error. या मैं यहाँ पे एक statement लिख रहा हूँ जो अभी हम उसको I can't explain, ठीक है. Whenever you have to reject a statement when it is true, that is known as alpha, that is known as a type 1 error, known as alpha or type 1 error. आमतौर पे इसको 5% रखा जाता है. अभी just for the sake of this कि आप इसको ज़हन में रखें बस, ठीक. Type 2 error. The probability of not finding a difference that actually exists between our sample compared to the population. कि अगर हमारे sample और population में फ़र्क हो, बात findings की हो रही है, results की, ठीक है. लेकिन हमारा एनालिसिस ये बोले कि वहां फर्क नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इस बात की प्रोबेबिलिटी को यहां पे कहते हैं टाइप 2 एरर और द बीटा. या मैं इसके लिए एक स्टेटमेंट यहां पे लिख देता हूं. That is beta, okay? So known as the beta or the type 2 error. And what is the power? Power is 1 minus beta. आम तौर पे इसको 80% रखा जाता है, but there is no hard and fast rule like this, जो कि हमने देखा था कि यहाँ पे इसको हमने बोला 5% रखा जाता है, लेकिन ये भी कोई hard and fast rule नहीं है. You can change it. It could be maybe 10%, maybe 20%, maybe 30%, whatever. But बहरहाल high level of type 1 error हमारे लिए यहाँ पे recommended नहीं होता. Similarly हमारे पास यहाँ पे type 2 error आमतौर पे इसको 80% रखा जाता है, but again आप इसे कुछ और भी fix कर सकते हैं, right? So far हम आज के लेक्चर को यहाँ पे यहीं पे वाइंड अप करते हैं. हमने आज देखा क्या, हमने आज सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स, सैम्पलिंग टेक्निक्स और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. एंड वी अंडरस्टूड दैट दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स को भी देखा हमने. अगेन बार हमने जब डेफिनेशंस को रिव्यू किया, सो दैट की चीज़ें हमें हम उनको अंडरस्टैंड कर लें, हमें समझ आ जाए. ओके, so I hope we are successful in that, and so far we are okay with it. And inshallah in the next lecture we are going to start some problems regarding simple random sampling. Inshallah हमारा अगला lecture जो होगा वो purely on the simple random sampling होगा. So until next lecture, अल्लाह आपका हामी नासिर हो. इंशाल्लाह आपसे lecture number 7 में मुलाकात होगी. So अल्लाह हाफिज़.